इंसानी इतिहास हमेशा से ही एक से बढ़कर एक एक्सट्रीम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का गवाह रहा है। चाहे बड़ी बड़ी सेनाएं हों या विशाल उद्योग, हमेशा कुछ नया, कुछ और बड़ा और पहले से कहीं ज्यादा तेज बनाने की होड़ लगी रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि जब ये बेहिसाब इंसानी महत्वाकांक्षा सीधे तौर पर प्रकृति की ताकतों और भौतिकी के नियमों से टकराती है ना, तो नतीजे अक्सर हैरान करने वाले और कभी-कभी बेहद विनाशकारी होते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारी इंजीनियरिंग की ताकत सच में प्रकृति को पूरी तरह हरा सकती है? क्या हम अपनी बनाई हुई इन विशाल मशीनों के दम पर कुदरत को मात दे सकते हैं? इसी सवाल की गहराई में जाने के लिए आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास की 3 बिल्कुल अलग और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं पर नजर डालेंगे। ये 3 ऐसे किस्से हैं जहां इंसान ने उन हदों को पार करने की कोशिश की जहां शायद उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। चलिए जल्दी से इस एक्सप्लेनर का रोड मैप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1930 के दशक के उन विशाल उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। फिर हम चलेंगे पानी के नीचे एक ऐसे फाइटर जेट की कहानी पर जो किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है। उसके बाद एक ऐसी मिस्ट्री, एक ऐसे विशाल कार्गो जहाज की कहानी जो अचानक गायब हो गया। और आखिर में समझेंगे कि इन सभी से हमने क्या सीखा, यानी इन दिग्गजों की विरासत। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यानी 1930 के दशक में बनाए गए अमेरिकी नौसेना के विशाल एयरशिप्स। अब देखिए, बात 1930 के दशक की है। प्रशांत महासागर में जापान एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर रहा था और अमेरिकी नौसेना को उस पर नजर रखने के लिए कुछ नया और बेहद तेज चाहिए था। उस वक्त के जो आम स्काउट क्रूजर जहाज थे ना, उनकी अपनी बहुत सी सीमाएं थीं। वो काफी धीमे थे और उन्हें बनाना बहुत महंगा पड़ता था। तो इसका हल क्या था? एडमिरल विलियम ए मॉफेट ने एक कमाल का और सच कहूं तो बेहद महत्वाकांक्षी आइडिया दिया, विशाल कठोर एयरशिप्स। सोचिए, आसमान में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये क्रूजर के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से निगरानी कर सकते थे, अपने अंदर स्पैरो हॉक फाइटर जेट्स ले जा सकते थे और बिना रुके पूरे 1 हफ्ते तक हवा में तैर सकते थे। ये एक सच में क्रांतिकारी सोच थी। लेकिन जाहिर है, जब आप ऐसी कोई विशाल चीज आसमान में भेजते हैं तो सवाल उठते ही हैं। कुछ आलोचकों ने बिल्कुल सही पकड़ा था कि ये विशाल एयरशिप सैन्य इस्तेमाल के लिए काफी नाजुक हैं। लेकिन नौसेना के अधिकारियों का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। उनका मानना था कि हथियारों और फाइटर प्लेन से लैस ये एयरशिप किसी भी तरह से एक कमजोर टारगेट नहीं है। दरअसल ये एक ऐसा अहंकार था जिसने समुद्री मौसम और प्रकृति की क्रूरता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट निकली। 1931 में जब यूएसएस एक्रोन की शानदार शुरुआत हुई, तभी से हादसों का जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। खैर, सबसे बुरा तो अप्रैल 1933 में हुआ। अटलांटिक महासागर के एक बेहद खतरनाक तूफान में फंसकर यूएसएस एक्रोन पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसमें एडमिरल मोफेट समेत कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। और ठीक 2 साल बाद 1935 में यूएसएस मैकॉन प्रशांत महासागर के ऊपर हवा के भारी दबाव को झेल नहीं पाया, टूटकर डूब गया। यानी एक बेहद ही विजनरी आइडिया और आसमान के कठोर मौसम के बीच एक बहुत ही भयानक टकराव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, पानी के नीचे का फाइटर जेट यानी सोवियत यूनियन की हैरतअंगेज अल्फा क्लास पनडुब्बी। तो बात है शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के चरम की। अमेरिकी नौसेना की लाजवाब स्टील्थ पनडुब्बियों से सोवियत यूनियन थोड़ा घबराया हुआ था और इसी घबराहट में उन्होंने एक ऐसा इंजीनियरिंग जुआ खेला जिसने सच में सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी इस नई अल्फा क्लास पनडुब्बी में एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी लगाई, लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर। अब ये रिएक्टर आम रिएक्टर्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ताकत देता था। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस बेपनाह ताकत की एक भयानक कीमत चुकानी थी। इस रिएक्टर को कभी किसी भी हालत में बंद नहीं किया जा सकता था। इसके कूलेंट को हमेशा 125 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखना जरूरी था। अगर नहीं रखा तो वही तरल धातु तुरंत जमकर बिल्कुल ठोस यानी सॉलिड हो जाती। लेकिन हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, इस रिएक्टर की वजह से इस पनडुब्बी की ताकत सच में किसी जादू जैसी हो गई थी। सोचिए जरा, 40 नॉट की टॉप स्पीड, 180 डिग्री मुड़ने में सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड का वक्त और 1 मिनट से भी कम समय में 0 से 40 नॉट तक की रफ्तार। ये पानी के नीचे 1000 मीटर तक का गोता लगा सकती थी। और इतने भारी दबाव को झेलने के लिए पता है क्या किया गया? इसका पूरा का पूरा बाहरी ढांचा
100% टाइटेनियम से बनाया गया। इस एक प्रोजेक्ट के लिए सोवियत्स को पूरी एक नई टाइटेनियम इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ गई। इसमें लगाया गया कंप्यूटर ऑटोमेशन उस वक्त के हिसाब से सच में अभूतपूर्व था। तो इस सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इतनी बेहतरीन, इतनी महंगी और मॉडर्न तकनीक होने के बावजूद ये मशीन खुद अपने ही डिजाइन की शिकार हो गई। हुआ ये कि 1972 में पहली पनडुब्बी में अचानक एक खराबी आई और रिएक्टर का तापमान 125 डिग्री से नीचे गिर गया, और जैसा कि तय था, कुछ ही पलों में वो तरल धातु जमकर एकदम ठोस हो गई। सोवियत नौसेना का वो सबसे बड़ा और उन्नत आविष्कार वहीं के वहीं तुरंत टाइटेनियम के एक बेहद महंगे कबाड़ में बदल गया। अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे रहस्यमयी कहानी पर, गायब होने वाला कार्गो जहाज यानी एमवी डर्बिशायर का रहस्य। हमारी ये कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में। एमवी डर्बिशायर नाम का एक विशाल व्यावसायिक कार्गो जहाज, दरअसल ये जहाज नहीं, समंदर का एक तैरता हुआ किला था। इसे उस वक्त की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया था। अब इसके आकार का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अपनी आखिरी प्रशांत महासागर की यात्रा पर ये अकेली मशीन अपने अंदर 1,50,000 टन लौह अयस्क ले जा रही थी। 1,50,000 टन, ये सच में एक अकल्पनीय वजन है। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1000 फीट लंबा था। जरा सोचिए, इतिहास के सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक से भी लंबा, और इसकी ऊंचाई लगभग किसी 15 मंजिला इमारत के बराबर थी। इंजन और बनावट ऐसी थी कि इसे हर तरह के खतरनाक समुद्री तूफान को आसानी से झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन फिर आया 9 सितंबर 1980 का दिन, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये विशाल जहाज अपने 42 लोगों के चालक दल के साथ एक बेहद शक्तिशाली तूफान टाइफून ऑर्किड का सामना कर रहा था। और फिर अचानक, बिना कोई मेडे कॉल दिए, बिना किसी मदद की गुहार लगाए या संकट का सिग्नल भेजे, ये जहाज समंदर में बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। एक ही रात में इतने आधुनिक और ताकतवर जहाज का ऐसे खामोशी से गायब हो जाना, ये एक ऐसी मिस्ट्री थी जिसने उस वक्त सबके होश उड़ा दिए थे। शुरुआत में तो अधिकारियों ने सीधे तौर पे ये कहकर फाइल बंद कर दी कि शायद जहाज समंदर की ऊंची लहरों का शिकार हो गया, लेकिन चालक दल के परिवारों ने इस अधूरे जवाब को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका दर्द और उनकी जिद बिल्कुल जायज थी। विशेषज्ञों और उन परिवारों ने सच जानने के लिए लगातार 20 सालों तक एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उनके इसी ना थकने वाले संघर्ष का नतीजा था कि 1994 में जांचकर्ताओं ने इस जहाज के मलबे को समंदर की 4 किलोमीटर गहराई में ढूंढ निकाला। इन परिवारों की बस एक ही मांग थी कि जो लोग समंदर में अपना फर्ज निभाने जाते हैं, उन्हें कम से कम ये भरोसा तो हो कि उनके पैरों तले जो जहाज है वो पूरी तरह सुरक्षित है। जब उस मलबे को ध्यान से स्टडी किया गया ना, तो जो सच्चाई सामने आई वो सच में डराने वाली थी। इस जहाज का अंत किसी एक अचानक आई बड़ी कमजोरी से नहीं हुआ था, बल्कि ये तो एक के बाद एक होने वाली छोटी छोटी घटनाओं का एक भयानक डोमिनो इफेक्ट था। दरअसल हुआ ये था कि सबसे पहले विशाल लहरों ने जहाज के आगे लगे हुए वेंटिलेटर्स को तोड़ दिया। जैसे ही वो टूटे, जहाज के अगले हिस्से के टैंकों में पानी भरने लगा। उस पानी के अचानक बढ़े हुए वजन ने जहाज के अगले हिस्से को लहरों के अंदर और गहराई तक खींच लिया, और जैसे जैसे जहाज और नीचे धंसा, पानी का दबाव इतना खतरनाक हो गया कि कार्गो के विशाल हैच कवर्स वजन झेल नहीं पाए और एक एक करके टूटने लगे। कुछ ही पलों के अंदर वो तैरता हुआ विशाल किला पूरी तरह समंदर की उन अंधेरी गहराइयों में समा गया। आखिर में आते हैं हमारे इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, दिग्गजों की विरासत और उनकी महत्वाकांक्षा की कीमत। आइए अब इस पूरी कड़ी को जोड़ते हैं और समझते हैं कि इस सब का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है। 3 अलग अलग दशकों की ये घटनाएं हमें सिर्फ टूटती मशीनों की कहानी नहीं बताती, बल्कि उस इंसानी जिद की कहानी भी बताती हैं जो बार बार ये मानती है कि हम प्रकृति को अपने हिसाब से चला सकते हैं। खैर, हर बड़ी विफलता अपने पीछे एक ऐसी सीख छोड़कर जाती है जिससे आगे चलकर भविष्य बेहतर होता है। उड़ने वाले यूएस एयरशिप्स की नाकामयाबी ने हमें सिखाया कि कितना भी बड़ा साइज हो, वो शक्तिशाली मौसम का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद से ही नौसेना ने मजबूत सी प्लेन और रडार तकनीक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उधर सोवियत अल्फा पनडुब्बी के उस बेकाबू रिएक्टर ने साबित कर दिया कि सैन्य रणनीति में अंधी रफ्तार से कहीं ज्यादा स्टेल्थ यानी छुप कर वार करना ज्यादा कारगर है। और एमवी डर्बिशायर के उस दर्दनाक अंत ने तो वैश्विक समुद्री सुरक्षा कानूनों को इतना सख्त बना दिया कि आगे चलकर इसने न जाने कितने हजारों नाविकों की जिंदगी बचाई होगी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बेहद अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है।
जब भी हम इस एक्सट्रीम इंजीनियरिंग की नई और आधुनिक सीमाओं को लांघने की कोशिश करते हैं, तो क्या सबसे खतरनाक, सबसे घातक खामी उस मशीन के डिजाइन में होती है, या फिर वो खामी उस मशीन को बनाने वालों के उस ओवर कॉन्फिडेंस, उस अंधी महत्वाकांक्षा में छुपी होती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर भविष्य के किसी भी नए, किसी भी विशाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले गहराई से मंथन जरूर होना चाहिए।